सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। और पहला वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो, Q1 रिजल्ट था। कल के वीडियोस को आप यहाँ पे देख सकते हो। और आगे बढ़ते हैं। एंड सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना, ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। इस वीडियो में हम बात करने वाले कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई डाउट हो तो आप भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने कमेंट किया हुआ है कि श्री दिग्विजय सीमेंट क्या बाय करा जा सकता है, ऐसे करके इन्होंने कमेंट किया हुआ है। एंड करंट मार्केट प्राइस 92। तो यहाँ पे क्या बाय, इन्होंने बेस्ट बाय का पूछा हुआ है। तो अब यार मैं ऐसे डायरेक्टली आपको नहीं बता सकता, बस मैं एनालाइज कर सकता हूँ, बस इतना ही मेरे हाथ में है। एंड इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन कॉल टिप नहीं है, और किसी और से भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है मेनली बिजनेस करती है। मतलब मेनली सीमेंट में कंपनी काम करती है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सीमेंट कंपनी करती है। एंड बाकी अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, तो अगर आपको बिजनेस मॉडल डिटेल में जानना है तो आप वो कमेंट कर सकते हो। फिलहाल आगे बढ़ेंगे फंडामेंटल एंड उसके बाद टेक्निकल्स पे चलेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं कंसोलिडेटेड ओपन कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा मार्केट कैप दिखा दूँ। 1350, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। 1350 करोड़ की कंपनी इज रिस्की कंपनी, और स्मॉल कैप में रिस्क होता ही है, तो आप अपने रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से भी इस चीज़ को देखना। अब आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। मैंने कंसोलिडेटेड नंबर्स को लगा लिया है, और यहाँ पे हमारे पास 2021 से ही डेटा अवेलेबल है। तो 500, 600, 700, 750, ठीक है। सेल्स इज डिसेंट, कंसिस्टेंट है, बट मुझे सेल्स ग्रोथ कुछ ज़्यादा नहीं लगा। बहुत ही, मतलब देखो, मैं कहूँगा इट्स गुड, बट नॉट लाइक अच्छा नहीं लगा मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। अच्छा है, ठीक है, ग्रोथ है, कंपनी पे ग्रोथ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट मुझे पसंद नहीं आया। सॉरी। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 54, 55, 58, 58। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में तो ग्रोथ तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। मैं कहूँगा ग्रोथ है ही नहीं, ना के बराबर ही मैं कह सकता हूँ इसको। ईपीएस अगर आप देखोगे तो 3.79, 3.84, 3.4 और 4.2, मतलब ईपीएस भी बहुत मुश्किल से बढ़ रहा है। एंड ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट से वो कहीं ना कहीं आता है, तो नेट प्रॉफिट जैसा ईपीएस वैसा, आप ये भी कह सकते हो। अगर बात करें मार्जिन की, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार डिक्रीज हो रहा है। ये भी एक मेन रीजन हो सकता है क्या है ही, नेट प्रॉफिट ना इंक्रीज होने का। और अगर मैं ओवरऑल थोड़ा परसेंटेज के ऊपर भी चलूँ तो टीटीएम में 19% है सेल्स ग्रोथ, विच इज़ ओके, बट मुझे पसंद नहीं आया। प्रॉफिट ग्रोथ मैंने जैसे कहा कि कम है 15%, तो मुझे तो ये अच्छा लगा नहीं। और सेल्स ज़्यादा बढ़ता है, प्रॉफिट कम बढ़ता है, होना इसका उल्टा चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। आरओई के बारे में बात करें तो लगभग 18% का आरओई है। 18% का आरओई मुझे कंपनी जो स्मॉल कैप है उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा, आप कह सकते हो, कम ही लगता है। साथ ही में आरओई थोड़ा सा और ज़्यादा भी हो सकता था, बट यहाँ पे मार्जिन्स लगातार कम हो रहे हैं, इसी वजह से आरओई में ये अफेक्ट कर रहा है। एंड आरओई के वजह से अफेक्ट हो रहा है नेट प्रॉफिट पे, अफेक्ट हो रहा है ईपीएस पे। तो आरओई 18%, अगर इससे भी कम जाता है तो और भी प्रॉब्लम्स होगी। 18% मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, ठीक है, चलो चल जाएगा काम, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा, एंड सेल्स ग्रोथ भी वैसा ही है, चल जाएगा काम। लेकिन सेल्स ग्रोथ फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा डिसेंट ही है। खैर आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल अगर मैं एक बार ग्रोथ के बारे में बात करूं तो मुझे कुछ इसमें खास ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बहुत ही स्लो ग्रोथ सा दिख रहा है। कंसिस्टेंट है कंपनी, बट स्लो ग्रोथ है। और मैंने पहले भी इस चीज़ को शायद कहा हुआ है कि कंसिस्टेंसी तो अच्छी बात है, बट अगर आपको ग्रोथ के साथ कंसिस्टेंसी मिलती है तो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ग्रोथ के साथ कंसिस्टेंसी नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी मिलती है, ग्रोथ नहीं मिलती है, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। यहाँ पे बैलेंस शीट पे आते हैं। यहाँ पे रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो इंक्रीज हो रहे हैं, लगभग 180 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरिंग्स कंपनी पे बिल्कुल भी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। CWIP कंपनी थोड़ा बहुत करती है। ओवरऑल बैलेंस शीट अच्छा लगा। इन्वेस्टर्स के ऊपर चलते हैं। कंपनी एक स्मॉल कैप है, 56% के आसपास आप कह सकते हो इसका प्रमोटर होल्डिंग है। मैं हमेशा कहता हूँ स्मॉल कैप में 65, 66
इस तरह से अगर होल्डिंग रहती है प्रोमोटर्स की तो अच्छी बात होती है। यहाँ पे 55 है, मुझे कम लगा प्रोमोटर होल्डिंग, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और FIS का होल्डिंग 2% है, ठीक है। DIS का होल्डिंग बिल्कुल है ही नहीं। प्रोमोटर्स मैंने बता दिए, प्रोमोटर मैंने बता दिया। पब्लिक जो है लगभग 41.5% के आसपास पब्लिक है। एंड इसमें अगर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ तो 3 2 5 6 7 8 मान के चलते हैं, ठीक है, वेरी अप्रॉक्सीमेटली 8। तो 41 में से, एक सेकंड, 41 में से अगर आप 8 माइनस करोगे यहाँ पे हो जाएंगे आपके 33, ठीक है। आप एक बार खुद से भी कैलकुलेट करके देख लेना, अराउंड 33 और 34% के आसपास जो है यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर है, जो मुझे थोड़े ज़्यादा लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर जितने कम हो उतनी अच्छी बात। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर 33% मुझे ज़्यादा लग रहा है। इसी वजह से मुझे प्रोमोटर होल्डिंग नहीं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं। इन सिंपल वर्ड्स मुझे अच्छा नहीं लगा। और आगे बढ़ते हैं, अब चलेंगे इसके टेक्निकल्स पे। अगर आप इसके टेक्निकल्स पे देखोगे तो अभी इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम रिसेंटली बना हुआ था। और फिलहाल कुछ दिनों से, आप कह सकते हो कुछ महीने नहीं कहेंगे, कुछ वीक से ये एक ही जगह पे ऊपर नीचे कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और इसने एक रेजिस्टेंस लिया यहाँ से, जो कि इसके पहले भी कुछ इसी जगह के आसपास, अराउंड इस जगह के आसपास, इस जगह इन द सेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह से रेजिस्टेंस आया था एंड उसके थोड़ा ऊपर से इस बार रेजिस्टेंस आया हुआ है। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया। एंड उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, इसके जस्ट नीचे आप देखोगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस था, जो कि अब सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है। पहले भी इसने जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हो। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है, यहाँ से भी सपोर्ट आ रहा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इसी वजह से सपोर्ट्स भी स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी लगभग स्ट्रांग है। अब आगे क्या होगा वो देखना है। बस बात ये है कि अगर कंपनी, मैं हमेशा वही कहता हूँ, अगर कंपनी पे ग्रोथ है, अगर कंपनी बढ़ती है, ग्रो करती है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और नया नया हाइज बनेगा। और अगर कंपनी ग्रोथ नहीं करती है, कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, EPS ग्रोथ नहीं दिखाती है, ROE कम रखती है, तो कुछ भी हो कंपनी ऊपर नहीं जाएगी। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स भी टूट जाएंगे और नया से नया लो बनता रहेगा। इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। और अभी ये थोड़ा सा हाई पर है, लेकिन अपने सपोर्ट पे है, तो बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। अपने हिसाब से आप सोच सकते हो, देख सकते हो, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। अगर मैं अपना एक ओपिनियन दूं, रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं, अगर मैं ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि इस लेवल को ब्रेक करना इसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और इस लेवल को अगर बाई चांस, मैं एक बार बाई चांस की बात कर लेता हूँ, अगर ब्रेक हो भी गया तो इसके बाद काफ़ी सारे, मैंने ड्रॉ तो नहीं करे हैं वैसे, बट अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जोन्स हैं सपोर्ट के। जैसे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट मिला हुआ है और उसके पहले काफ़ी बार रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे देखो सपोर्ट मिला हुआ है इस जगह पे, फिर इन सब जगहों पर 2 बार, फिर रेजिस्टेंस काफ़ी बार यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये बहुत स्ट्रांग होने वाला है। 200 डेज का मूविंग एवरेज भी नीचे होने वाला है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है नीचे आने के चांसेस थोड़े से कम है। और जो भी अब अगर आएगा नीचे तो देखा जाएगा। एंड मैंने कहा कि अगर ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है तो कोई भी कितना भी स्ट्रांग हो वो टूट जाता है। एंड करते हैं वीडियो को, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं था। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।